अभी तो ये रबर, पेपर और केबल्स बनाती थी और धीरे धीरे हर फील्ड में ये कंपनी अपने कदम रख के अपने 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। मगर तभी साल आया 2007। जलते हुए बिल्डिंग पर बैठे हुए, उसके नीचे बहता हुआ पानी। हमारे पास दो रास्ते। उस टाइम पर सबसे सही चॉइस यही थी। उनका नोकिया में आने का एक सिंगल मोटिव था, नोकिया की बर्बादी। 90s की एक कंपनी जिसका नेटवर्थ 2,15,000 करोड़ था। इंडिया के 70% मार्केट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के 30% मार्केट पर इसका अकेला कंट्रोल था। देखने वाले कहते थे कि इस कंपनी के कंपटीशन में कोई कंपटीटर बचा ही नहीं। इसके एम्प्लॉयज का भी कुछ ऐसा ही मानना था। 90s में शुरू हुई इस कंपनी ने 18 सालों तक अखंड राज किया था। मगर साल 2007 में एक ऐसी कंपनी मार्केट में उतरती है जिसने इसे मार्केट से पूरी तरह खत्म ही कर दिया। ये एक मोबाइल कंपनी है जिसके रिंगटोन को आपने 100% कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसके मजबूती का दावा यहाँ तक किया जाता है कि एक बार आप हीरे को तोड़ सकते हो, मगर इसके मोबाइल को तोड़ पाना नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह, NOKIA, नोकिया। एक ऐसी कंपनी जिसके मोबाइल का होना सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्टफुल इमेज क्रिएट करता था। इंडिया में मोबाइल का मतलब ही नोकिया था और नोकिया का मतलब पूरा इंडिया। इतनी पॉपुलैरिटीज होने के बावजूद 2007 के बाद ऐसा क्या हुआ जो इस कंपनी के मोबाइल का दिख जाना एक चमत्कार से कम नहीं रह गया आज। आखिर क्या है नोकिया की कहानी? इतने पीक पर जाने के बाद अचानक से इसका डाउनफॉल कैसे हुआ? 2007 में ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने इसे मार्केट से पूरी तरह गायब ही कर दिया? क्या नोकिया कभी बर्बाद हुआ था या उसे बर्बाद किया गया था? साल 1865, फिनलैंड टेम्पेरे। एक सुबह सूरज की किरणें पेड़ के पत्तों से छनकर धीमी रोशनी के साथ नीचे टेबल पर पड़ रही थी। टेबल पर हेनरी एडिसन गर्म गर्म कॉफी पीते हुए सोच रहे थे, अब आगे लाइफ में क्या करें। पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है और उम्र भी इतनी हो चुकी है कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मगर मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। मुझे खुद का कुछ करना है और दूसरों को काम देना है। इसी मोटिवेशन के साथ इसने एक पेपर मिल की शुरुआत की। स्टार्टिंग में इसे फिनलैंड रबर वर्क्स कहा जाता था। धीरे धीरे इसकी इनकम बढ़ी और 1871 में इसने अपना एक नया दूसरा वर्कशॉप खोला फिनलैंड के फेमस रिवर नोकिया के किनारे, जिसके बाद ऑफिशियली इस कंपनी का नाम नोकिया रख दिया गया। मगर अभी भी ये कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड से कोसों दूर थी। अभी तो ये रबर, पेपर और केबल्स बनाती थी और धीरे धीरे हर फील्ड में ये कंपनी अपने कदम रखती गई। और ठीक एक सेंचुरी पार होने के बाद ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी इन 1960। यही टाइम पहली बार था जब नोकिया टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में अपने कदम रखने वाला था और यहीं से शुरू हुआ इसके किंग बनने की जर्नी। इसने मोबिरा नाम के एक टेलीफोनिक कंपनी को खरीद लिया और 1982 जब पूरी दुनिया चिट्ठियों से अपना कम्युनिकेशन किया करती थी, इसने अपना एक पहला मोबाइल मोबिरा सैनिटर लॉन्च कर दिया। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस मोबाइल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका वजन ही 10 किलो था। मगर नोकिया रुकी नहीं। ठीक 2 साल बाद 1982 में इसने एक दूसरा मोबाइल लॉन्च किया, इसी का एक एडवांस वर्जन मोबिरा टॉकनेट, जिसका वजन महज 5 किलो का था। और 1987 में एक बड़े रेवोल्यूशन को क्रिएट करते हुए इसने मोबिरा सिटी मैन लॉन्च किया, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। इसका वजन महज 800 ग्राम का था। ये दुनिया का पहला मोबाइल था जिसे हाथों में लेकर कहीं भी जाया जा सकता था। नोकिया के इनोवेशन की गाड़ी तो बस अभी शुरू ही हुई थी।
सन 1992 में नोकिया ने अपना पहला कीपैड मोबाइल लॉन्च किया, नोकिया 1011, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए किया जा सकता था। मगर फिर से 2 सालों बाद 1994 में नोकिया ने अपना दूसरा मोबाइल लॉन्च किया, नोकिया 2110, जिसका यूज दुनिया के सबसे पहले मैसेजेबल फोन के रूप में किया गया था। यही वो पहला मोबाइल था जिससे आप आसानी से टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। और फिर साल आया 2000 का, जब नोकिया ने अपना सबसे एडवांस फीचर का मोबाइल लॉन्च किया, नोकिया 3310। ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप के साथ आया हुआ मोबाइल। 2003 में नोकिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उसने अपना एक मोबाइल लॉन्च किया, नोकिया 1100, जिसके वर्ल्ड में 25 करोड़ यूनिट्स बिक गए, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपने सिंगल मॉडल के मोबाइल के इतने यूनिट्स बेच दिए। नोकिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत नाम हो चुका था। पूरे वर्ल्ड के 30% मार्केट पर इसने अपना अकेला कंट्रोल जमा लिया था। इंडिया में उसने अपने 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। मगर तभी साल आया 2000, साल 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को में मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रहा था। सामने 45,000 लोग बैठे हुए थे। एक बंदा अपने हल्के कदमों के साथ स्टेज पर चढ़ रहा था। उसके आंखों में एनर्जी और कॉन्फिडेंस साफ झलक रही थी। वो स्टेज पर आया और सबसे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम अपनी कंपनी का नाम बदल रहे हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो आज के बाद पूरी दुनिया बदल देगा। He is none other than स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के मालिक थे। यही वो दिन था जब पहली बार कंज्यूमर्स को स्मार्टफोन के बारे में पता चला था। एप्पल ने अपना पहला आईफोन वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया। उसी टाइम गूगल ने भी अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपनली अवेलेबल करवा दिया। ओपनली अवेलेबल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड को कोई भी कंपनी रेंट कर सकता था और अपने मोबाइल्स में यूज कर सकता था। एप्पल के पास भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, iOS, मगर वो एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसका अपना एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो किसी के साथ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर नहीं करना चाहता था। सभी कंपनी सैमसंग, मोटरोला, वीवो, HMD, आईटेल सबने एंड्रॉयड को ग्रैब करना शुरू कर लिया। इस बात को याद रखिएगा, इस बात की जरूरत पड़ेगी आगे। 2007 के बाद यूएसए और यूरोप में का एक बड़ा मार्केट नोकिया के हाथों से छूटता चला जा रहा था। मगर फिर भी नोकिया को इस बात का एरोगेंस था कि ये कंपनीज एशियन कंट्रीज में बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि इनके मोबाइल बहुत ज्यादा कमजोर हैं और उनके बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा कम है। वहीं दूसरी तरफ नोकिया के मोबाइल की मजबूती बेमिसाल थी, विद हाई बैटरी लाइफ। मगर यही सबसे पहली भूल साबित हुई नोकिया के लिए। वो मार्केट को समझ ही नहीं पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि कंज्यूमर्स अब नए फीचर्स चाहती है, जो नोकिया बिल्कुल नहीं दे रहा था। और एप्पल जैसी कंपनीज, सैमसंग, वीवो, मोटरोला जैसी कंपनीज वो फीचर्स दे रही थी। अच्छे कैमरास, कंफर्ट डिजाइन, स्मार्ट एप्लीकेशंस, टच स्क्रीन। उन्हें अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी वैल्यू चाहिए थी, जो नोकिया दे नहीं पा रहा था। यूएस और यूरोप में तो ये पीट ही चुका था। अब एशिया में चाइनीज कंपनीज अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में उसके सामने खड़ी हो गई। सारे कंज्यूमर्स उनके मोबाइल की तरफ जाने लगे। वो समझ ही नहीं पाया कि मार्केट हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। इतने बड़े मार्केट के छूटने के बाद नोकिया कुछ समझ नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि कंज्यूमर्स आखिर हमारे मोबाइल को क्यों नहीं खरीद रहे, हमारा इतना लॉस क्यों हो गया। इन लोगों ने इन सभी चीजों का इल्जाम नोकिया के सीईओ ओली पेगा पर डाल दिया और साल 2010 में इसे डिस्प्लेस करके इसके जगह पर स्टीफन इलोफ को नया सीईओ बना दिया गया।
स्टेफन इलॉप जो माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस डिवीजन के हेड थे, उन्हें नोकिया में सीईओ बनाया गया ताकि नोकिया को एक डूबे हुए मझधार से फिर से वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना सके। मगर आगे यही दूसरा फैसला साबित हुआ नोकिया को डुबाने के पीछे। सीईओ बनते ही स्टीफन इलॉप ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक जलते हुए बिल्डिंग पर बैठे हुए, उसके नीचे बहता हुआ पानी है। हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला कि हम इसी बिल्डिंग में रहें और ये आग बुझाने की कोशिश करें, और दूसरा हम इस बिल्डिंग से बहते हुए नदी में कूद जाएं। इनका मतलब था कि जिस समय पूरी दुनिया iOS और एंड्रॉयड जैसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर चुकी है, हम अपने वही पुराने सिम्बियन घिसे पीटे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगे हुए। हमें भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कंज्यूमर्स को हमारी ओर अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी और कंपनीज की तरह एंड्रॉयड को अपना लेना चाहिए? उस टाइम पर सबसे सही चॉइस यही थी। मगर नोकिया मार्केट में एक थर्ड कंपटीटर बनने के चक्कर में अपने आप को विंडोज की तरफ ले गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स में अभी तक यूज होता था, उसे इन लोगों ने मोबाइल में लाने की कोशिश की और एक नया मोबाइल लॉन्च किया 26 अक्टूबर 2011 को, नोकिया। उसका आंसर आप अभी सुनो। स्टीफन इलॉप की स्टोरी तो नहीं भूले होंगे, वो कहां से आए थे, मगर वो क्यों आए थे, वो अभी बताता हूँ। उनका नोकिया में आने का एक सिंगल मोटिव था, नोकिया की बर्बादी। मैंने आपको बताया था नोकिया के पास एक सिम्बियन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि आउटडेटेड था, जिसके कारण नोकिया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ गया था। मगर नोकिया के पास एक और ओएस था, मीगो नाम का। जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक मोबाइल को लॉन्च किया गया था तो इसकी सेल बहुत तेजी से बढ़ी थी, मगर स्टीफन इलॉप ने इसको इग्नोर करते हुए मीगो को शट डाउन कर दिया और पूरी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ ले गया। मगर उस टाइम के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर मीगो आज तक होता तो एंड्रॉयड के मार्केट शेयर आज जितना है, उससे ज्यादा मार्केट शेयर, उससे ज्यादा दबदबा मीगो का होता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था अगर नोकिया मोबाइल में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और इसकी सेल पूरी तरह ठप कर जाएगी और नोकिया पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। मगर कहा जाता है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। आप उस लाइन को याद करो जब मैंने ये कहा था। स्टीफन एलॉप ने नोकिया के मोबाइल यूनिट को माइक्रोसॉफ्ट को $7.2 बिलियन में बेच दिया। नोकिया ने अपना मोबाइल यूनिट बेच दिया था, मगर नोकिया के पास एक और यूनिट बची हुई थी। आज इस यूनिट ने नोकिया को 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन देकर दुनिया के 736 में सबसे अमीर कंपनी के लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। इस दूसरे यूनिट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे नॉलेज के साथ अगर आप अपने दोस्तों के बीच इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल में। मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।